हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंसंट्रेशन टर्म्स जो बची हुई थी पिछली वीडियो के अंदर हम कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म्स थी उन्हें वन बाय वन उनकी स्टडी कर रहे थे, उन्हें पढ़ रहे थे। अब उनके अंदर जो बची हुई टर्म्स है वो आज हम कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और मोलैरिटी हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल एन। होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट per liter of the solution। यानी नॉर्मेलिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन या डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। वहां देखिए, हम डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात करते थे जब हम मोलैरिटी या मोलैलिटी पढ़ रहे थे। यहाँ एक नई टर्म आई है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, है ना। तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही होगी कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड आउट करें। तो आप देखिए कैसे फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे नॉर्मेलिटी क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर के अंदर है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट of solute upon volume of solution in ml, अगर ml के अंदर आ जाती है आपकी जो वॉल्यूम है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यूनिट क्या रहेगी इसकी? यूनिट देखिए, यूनिट रहेगी इसकी मोल नहीं रहेगी क्योंकि हम यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स इसकी यूनिट रहेगी। तो ये आपकी नॉर्मेलिटी है। अब देखिए, ये तो सिंपल डेफिनेशन, फॉर्मूला और यूनिट हो गई इसकी, लेकिन अब भी हमें ये नहीं पता कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कैसे निकालें। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है। यहाँ पे आगे देखिए, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यही निकालना था हमें, क्योंकि हम क्या लिख रहे थे नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है? मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स में लेना है, ठीक है। और दूसरा क्या लेना है? अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट। जो भी सोल्यूट होगा उसका मास आप ग्राम के अंदर तो निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ये आपको गिवन मिलेगा, है ना। जो गिवन मास होता है तो वो आपको जो मास होता है एक, उसमें गिवन मिलता है क्वेश्चन के अंदर। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकाले सोल्यूट का? तो देखिए, इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है सबको। मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे हम सबसे पहले, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। ओके, अपॉन एसिडिटी या फिर बेसिसिटी, इनमें से एक टर्म लेनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे डिसाइड करें एसिडिटी बेसिसिटी, ये क्या होता है? देखिए, कोई भी चीज हमें दी हुई होगी, जैसे मान लो हमें कोई एसिड दिया हुआ है, एसिड दे दिया, और कौन सा एसिड दिया? HCl। जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। कौन से आयन दिए इसने? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। एसिड था, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। अगर ना भी पता हो तो जो भी कंपाउंड H पॉजिटिव आयन देगा वो क्या होगा? एसिड। अगर किसी भी केस के अंदर एसिड H पॉजिटिव आयन आते हैं तो हमेशा यानी कि हमें क्या लिखना है? बेसिसिटी लिखनी है। ओके, क्या लिखना है हमें? बेसिसिटी। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लेती हूँ H2SO4, ये जब डिसोसिएट होगा तो कौन से आयन देगा? 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो ये भी क्या दे रहा है? H पॉजिटिव आयंस दे रहा है। तो यहाँ भी क्या लिख के चलेंगे हम? बेसिसिटी। एसिड के लिए हमेशा बेसिसिटी लेंगे, बेस के लिए हमेशा क्या लेंगे? एसिडिटी। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं।
अब देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। मान लो HCl हमारा सोल्यूट था तो इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं। जो Cl होता है इसका कितना होगा 35.5 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, टोटल कितना हो जाएगा 36.5। अब इसकी बेसिसिटी कितनी है, इसने सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन दिया तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 1 होगी। तो आप यहाँ क्या करेंगे भाई, HCl था हमारा सोल्यूट तो हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास और क्लोरीन का होता है 35.5, तो टोटल कितना आ जाएगा 36.5। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया 36.5, तो यहाँ लिख दें हम 36.5। और क्योंकि एसिड है तो हम क्या लेंगे उसकी बेसिसिटी, इसने कितने H पॉजिटिव आयन दिए 1 H पॉजिटिव आयन, तो अपॉन 1, यानी इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट है वो कितना रहेगा 36.5 ही रहेगा। अब ये 36.5 जो है वो आप यहाँ लिखेंगे, गिवन मास आपका यहाँ दिया हुआ होगा सोल्यूट का, आप डिवाइड कर ले उसे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको मिल जाएंगे। अब देखिए ये तो था H पॉजिटिव, अगर 2H पॉजिटिव हो तो जितने भी H पॉजिटिव दे उतना ही कंसीडर करना है हमें। H2SO4 का आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, वो निकाल लें, अपॉन में क्या लिखेंगे हम बेसिसिटी, और इसकी कितनी आएगी 2, क्योंकि इसने कितने H पॉजिटिव आयन दिए हैं 2 दिए हैं, तो इसकी बेसिसिटी भी कितनी रहेगी 2 रहेगी, है ना। तो आप 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट होगा, निकाल पाएंगे। ठीक है, ये तो था एसिड के केस में। अगर मान लो हमारे पास कोई बेस होता है, देखिए जैसे NaOH, तो ये जब डिसोसिएट होगा तो कैसे टूटेगा, ये Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, 2 आयंस दे रहा है, कौन कौन से Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। बेस के लिए हम क्या देखते हैं OH नेगेटिव, अगर कोई भी कंपाउंड है वो OH नेगेटिव आयंस दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो बेस है। तो अब देखिए बेस के लिए क्या देखेंगे, अब एसिडिटी, बोला था मैंने कि अपोजिट चीजें देखते हैं, तो बेस के लिए क्या देखेंगे एसिडिटी। अब इसने सिर्फ एक OH नेगेटिव आयन दिया है तो इसकी एसिडिटी कितनी है 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करती MgOH2, MgOH2, तो ये जब डिसोसिएट होगा तो कौन से आयन देगा Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, कौन से आयन देगा ये Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। अब इसने OH नेगेटिव आयन दिए हैं तो यहाँ भी क्या कंसीडर करेंगे, आप एसिडिटी कंसीडर करेंगे, और इसके लिए एसिडिटी कितनी हो गई 2। अब आप NaOH का सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करें कितना है, मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद उसे 1 से डिवाइड करें, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। MgOH2 का मॉलिक्यूलर मास निकालें और उसे कितने से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तब आपका क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। लेकिन देखिए एक दिक्कत और भी है यहाँ पर, क्या हमेशा एसिड और बेस ही मिलेंगे हमें नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन बना रहे हो जहाँ पे एसिड और बेस यानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस जैसे कुछ भी प्रेजेंट ना हो, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे देखिए जैसे मान लो कोई सॉल्ट ले लिया हमने, AlCl3 ले रखा है, ठीक है, तो ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। तो उस टाइम पे आप हमेशा जो मेटेलिक आयन होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो आयन होगा उसको कंसीडर करें वहां पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 जो है Al3 पॉजिटिव 1 है, तो आप इसकी जो आयन नंबर ऑफ आयन्स है वो काउंट करने पड़ेंगे। अगर एसिड और बेस दोनों में से कोई भी यानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन नहीं दे रहा है कोई, तो वहाँ पे आप आयन को कंसीडर करें। तो यहाँ पर इसकी जो आयनोसिटी है वो कितनी रहेगी 1 रहेगी, ठीक है। तो जो कैटायनिक आयंस होते हैं उनकी ही आयनिसिटी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, उन्हें ही फॉलो करेंगे, ओके। अब देखिए इसमें एक छोटी सी चीज़ और है, देखिए अब इसके अंदर जो नॉर्मेलिटी है स्टोक्स सॉल्यूशंस के लिए फाइंड आउट करने का एक और मेथड होता है। जैसे अगर मान लो मुझे नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है, नॉर्मेलिटी ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन, अगर किसी एसिडिक सॉल्यूशन की मुझे नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है तो वहां पे मैं क्या लिख सकती हूँ, इट इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय, अगर एसिडिक सॉल्यूशन लिया है तो वहां पे हमें क्या कंसीडर करना पड़ता है बेसिसिटी, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेसिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। और अगर मुझे नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ एन ऑफ ए बेसिक सॉल्यूशन, तो उस टाइम पे क्या करूंगी, यहाँ भी सेम रहेगा, मोलैरिटी तो एज इट इज ही रहेगी, लेकिन मल्टीप्लाई करके क्या लिखूंगी यहाँ पे एसिडिटी, ओके। एसिडिटी अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो, और या फिर हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है तो बेसिसिटी लेके चलेंगे। तो एक शॉर्ट फॉर्मूला बन जाता है N इज इक्वल टू क्या होगा N इंटू में M, और N क्या है यहाँ पे एसिडिटी या फिर बेसिसिटी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा हम किस टाइप का सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं।
तो नॉर्मेलिटी जो है वो किसके इक्वल आ गई, n इंटू एन, n मोलैरिटी के इक्वल। तो इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज और है यहाँ पे, एक फॉर्मूला और होता है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। इसका क्या मतलब है, N1 नॉर्मेलिटी का मैं कितना वॉल्यूम लूं कि N2 नॉर्मेलिटी का मुझे V2 ml मिल जाए। यानी मान लो मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे 250 ml सॉल्यूशन बना के दो, ठीक है, और कितनी नॉर्मेलिटी होनी चाहिए उसकी, 0.5 नॉर्मल का होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड नॉर्मेलिटी होती है, जिस भी चीज का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड नॉर्मेलिटी होती है। तो मान लो स्टैंडर्ड नॉर्मेलिटी इसकी थी 5 थी, ओके, तो 5 नॉर्मल का मैं कितना वॉल्यूम लूं कि मुझे 0.5 नॉर्मल का 250 ml मिल जाए। तो यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, जो भी वॉल्यूम आएगा उसकी हेल्प से हम यहाँ पे सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मोलैरिटी के अंदर सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए भी सेम रहता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1V1 किसके इक्वल रहता है, M2V2 के इक्वल रहता है। और यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन करवाया, यहाँ भी सेम कंडीशन ही रहेगी, आपको कुछ नहीं करना है। M1 जो है, M1 मोलैरिटी का कितना वॉल्यूम लूं कि M2 मोलैरिटी का मुझे V2 वॉल्यूम मिल जाए। यानी मान लो 18 मोलैरिटी की कोई चीज थी, ठीक है, उसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी थी, 18 थी, तो उसका कितना वॉल्यूम लूं कि मुझे 1/20 जो है 1/20 मोलर का 100 ml मिल जाए। ओके, ये आपको दिया जाएगा कि आपको सॉल्यूशन 100 ml का बनाना है, 250 ml में बनाना है, 500 में बनाना है, कितने में बनाना है। तो एक वॉल्यूम हमें हमेशा गिवन मिलता है और एक नॉर्मेलिटी भी गिवन मिलेगी। दूसरी जो स्टैंडर्ड नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी होती है वो हमें सॉल्यूशन की या तो पता होनी चाहिए या फिर हम मैनुअल से पता कर सकते हैं, और जो वॉल्यूम है वो हमें निकालना होता है। जैसे ही वॉल्यूम आएगा आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है उसके अंदर जो वॉल्यूम आए वो डाल दो, वाटर डाल लो, और जो वॉल्यूम आता है वो फिल कर लो। यहाँ पर एक मार्क होता है, वहां तक वाटर फिल कर लेना है हमें, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो बन जाता है, ठीक है। कोई इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती, तो आराम से हम सॉल्यूशन बना सकते हैं इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए। इन पे न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं तो उनका ध्यान रखें आप। अब देखिए इसके अंदर नेक्स्ट एक टॉपिक और कवर कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो देखिए मोल फ्रैक्शन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म स्मॉल x। जो मोल फ्रैक्शन है ये बहुत ही सिंपल सी टर्म है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। यानी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उन सबको हम डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा हमारा वो नंबर ऑफ मोल्स, जो मोल फ्रैक्शन है इसे बताएगा। देखिए कैसे लिख सकते हैं हम, मान लो B जो है वो सोल्यूट है, B हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, सोल्यूट, और A जो सिंबल है वो मैं कंसीडर कर रही हूँ सोलवेंट। B जो है वो सोल्यूट है, A क्या है, सोलवेंट। मुझे निकालना है सोल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन, तो मैं क्या लिखूंगी, XB इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, जो स्मॉल n है इसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट मैंने कौन सा चूज किया है, यहाँ पे सोल्यूट चूज किया है, तो क्या लिखेंगे NB अपॉन NA प्लस NB। यानी जब भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसी भी टर्म का, अगर सोल्यूट के लिए निकालना है तो हम यहाँ सोल्यूट लेके चलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितने के इक्वल आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। इसी तरीके से अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है सोलवेंट के लिए तो क्या लिखेंगे हम, Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दोनों, ओके। तो जो भी टर्म हम यहाँ लेके चलते हैं वो हमें ऊपर लेके चलनी पड़ेगी। यानी अगर सोल्यूट के लिए निकाल रहे हैं तो सिर्फ सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लेने पड़ेंगे, अगर सोलवेंट के लिए निकाल रहे हैं तो सिर्फ सोलवेंट के लेने पड़ेंगे, और नीचे हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेके चलेंगे। अगर दो ही कंपोनेंट है, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट, तो ऐसे लिख देंगे। अगर मोर देन 2 है तो NA NB प्लस NC, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ऐसे हम मोल फ्रैक्शन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। किसी भी चीज का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो दीज आर द फॉर्मूलाज। इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूमेरिकल जो है लगभग हर साल इसके ऊपर आ जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से तैयार करें। एक इसमें जो छोटी सी टर्म है PPM, क्या है PPM, क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, इसे PPM से डिनोट किया जाता है, ठीक है। होता क्या है, PPM जो है इट इज इक्वल टू मास ऑफ
कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि मास ऑफ द सॉल्यूट, ऊपर सॉल्यूट ले लेंगे और नीचे जो है टोटल जो मास है सॉल्यूशन का वो कंसीडर करना पड़ेगा। ऊपर तो किसका मास लिया है हमने, सिर्फ एक का सॉल्यूट या फिर जो भी कंपोनेंट है उसके लिए, और आपको नीचे किसका मास लेना है, टोटल जो मास है हमारा सॉल्यूशन का वो। तो यानी नीचे क्या लिखेंगे हम, मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 10⁻⁶ से। कितने से, अब ये ध्यान रखना कितने से मल्टीप्लाई करना है, 10⁻⁶ से। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो पार्ट्स पर मिलियन के अंदर आ जाएगा। तो आई होप सिंपल टर्म है, आप इसे कर पाएंगे। इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको अलग से एक क्वेश्चन पेपर दूंगी, तो आप वो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करें, अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लें। ओके, तो जो कंसंट्रेशन टर्म्स थी वो यहाँ तक ही थी, खत्म हो चुकी हैं। टोटल जो आपने टर्म्स पढ़ी हैं, आज तो हमने सिर्फ 3 ही पढ़ी हैं, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन और पीपीएम। बाकी हमने पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ी थी। तो इन सबके जो फॉर्मूलाज और डेफिनेशन है विद यूनिट आप अच्छे से याद करें। देखिए, जब भी कोई चीज़ बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट रहती है तो उसे पीपीएम के अंदर मेजर किया जाता है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट के अंदर है जिसे बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसके लिए हम अदर कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं ये यूज़ में ली जाती हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, लेकिन जो पार्ट्स पर मिलियन है ये सिर्फ तब यूज़ में लिया जाता है जब जो सोल्यूट होता है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा लो होती है, बहुत ही कम होती है। तो वहाँ पर हमें कौन सी यूनिट कंसिडर करनी होती है, पार्ट्स पर मिलियन।